Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 2nd December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट. नाउ वी ऑल नो दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की समिट चल रही है. कहाँ पर? यूएई में. तो इसी समिट में यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया वांट्स टू ज्वाइन ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. यहाँ पर जो यूएई का आप ये पूरी जो पार्टीज हैं, इनका जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, इंडिया उसे ज्वाइन करना चाहता है. और साथ साथ यहाँ पर जो आपका 38th जो एडिशन है, सॉरी नॉट 38, 33rd एडिशन ऑफ दिस समिट 2028 का जो समिट है, उसे क्या करना चाहता है, होस्ट करना चाहता है. तो अभी देखते हैं फर्दर इसमें क्या होता है. अब हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? सो vacating a carbon space before 2050 and made a pitch for countries to join India on its green credit initiative, which was a non-commercial efforts to create a carbon sink. So what is this green credit initiative? It is initiative in which we will create a carbon sink. और ये कैसा होगा, आपका नॉन कमर्शियल होगा. सो ये नॉन कमर्शियल आपका कार्बन सिंक होगा. तो इसको ज्वाइन करने के लिए इंडिया ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है. और साथ साथ यहाँ पे जो 2028 की समिट होने वाली है, एनुअल समिट होगी, 33rd एडिशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसे होस्ट करने की भी बात की है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रेफर री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ठीक है, केरल में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है. सबसे बड़ा जो आपका टॉपिक आ जाता है क्या, स्टेट वर्सेस स्टेट और जो सेंटर के रिलेशन है, ये आ गया. और गवर्नर हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा आता है गवर्नर, और प्लस यहाँ पर हमारी आ जाती है एग्जीक्यूटिव, और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नर की बात कर रहे हैं. तमिलनाडु में क्या हुआ है, गवर्नर ने यहाँ पे टोटल जो 10 बिल्स थे उनको रिटर्न किया, और वहाँ की जो असेंबली, तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से उन बिल को क्या किया, री इनेक्ट किया. अब री इनेक्ट करने के बाद वो बिल कहाँ गए, गवर्नर के पास गए फॉर फाइनल असेंट. लेकिन गवर्नर ने यहाँ पर ये कहा कि हम बिल को क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे फॉर द कंसिडरेशन. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर के पास ही बिल्कुल भी पावर नहीं है कि जो भी री इनेक्टेड बिल हैं उनको प्रेसिडेंट के पास क्या किए जाए, आपको रेफर किए जाए. आप ही पहले कर सकते थे, अब आपके पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं बची है, आपको यहाँ पर अपना जो एसेंट है वो ग्रांट करना ही होगा. सो the governor R.N. Ravi for exhibiting constitutional obstinacy by referring 10 key bills re-enacted by the state assembly to president for the consideration. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जितने भी यहाँ पर re-enacted bill हैं उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा for the reconsideration. लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि he cannot stultify the bills, he has to send them back to assembly under the first proviso of article 200. तो यहाँ पर आर्टिकल 200 का जो फर्स्ट प्रोविजन है, उसके अंडर आपको क्या करना था, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज देते. आप यहाँ पर मतलब कि जो बिल को फिर से असेंबली के पास भेजा है रिकंसिडरेशन के लिए, आपको उसे नहीं करना था, आप डायरेक्टली वहीं पर बिल को क्या कर देते, प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज देते. बट आपने क्या किया, यहाँ पर असेंबली में बिल को रिटर्न किया, असेंबली ने उन बिल्स को फिर से री इनेक्ट किया. अब उसमें कोई चेंज हुआ हो ना हुआ हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है कि आप उन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजें. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पर किसकी बात आ रही है, आपकी प्रेसिडेंट का. अब
प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर क्या आ जाता है आपका गवर्नर आ जाता है। तो ये गवर्नर वाला जो हमारा टॉपिक है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इससे रिलेटेड एक एक आर्टिकल, एक एक पॉइंट हमें यहाँ पर बाय हार्ट याद होने चाहिए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ये किसके अंडर आता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की। ओके, तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हम लोगों ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कई बार आपका इसका डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो हमें क्या किसके रेफरेंस में बात करनी है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के रेफरेंस में बात करनी है, ना कि एक्ट के रेफरेंस में बात करनी। सबसे पहले तो आपको इस पर फोकस करना है ना। इसके बाद आपके पास जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है, इट विल एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। क्या यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका एस्टैब्लिश हुआ है। सेकेंड है, द बोर्ड विल हैव क्वाजी जुडिशियल पावर। क्या इस बोर्ड के पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड विल अपॉइंटेड पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बोर्ड में 100 मेंबर्स हैं, तो इस 100 मेंबर्स में से 50 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और 50 यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें से आपको ये बताना है कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट है। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal, गुरबख्श सिंह दिल्लौर आर रिमेंबर्ड एस। ये आपका 2022 का यूपीएससी के द्वारा पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बता दिया जाए। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सेंगल एंड गुरबख्श सिंह, ये इनको हम क्यों याद करते हैं। ओके, लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, क्या ये लीडर थे हमारे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के। मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, क्या ये इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे इन 1946। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या ये उनके मेंबर्स थे। नेक्स्ट आपका ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मीज, क्या ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे, इसलिए इनको हम याद करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड थे ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपको आता है आप फिर भी करिए, नहीं आता फिर भी करिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिलने ही हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता जाएगा और आपका एक तरीके से रिवीजन होता जाएगा। सो मेक श्योर आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ओके, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है फाइंडिंग फंड्स। अब इसमें फिर से किसके बारे में बात की जा रही है, आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 28 एडिशन हो रहा है, इस समिट के बारे में हम बात करेंगे। अब पहले दिन क्या हुआ था इस समिट में, अ हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड, अ 3 decade old डिमांड इज अ फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सबसे पहला काम जो हमारा ये हुआ है, ये हमने इस फंड को रिवैम्प किया है। ओके, सारी कंट्रीज ने ये कहा है कि वो अपने मतलब कि अपने साइड से जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है उतना कंट्रीब्यूशन करेंगे। और एटलीस्ट यहाँ पर कितनी बात की गई है कि 250 जो बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे जो फंड है उसको जनरेट किया जाएगा। ओके, सो दिस लॉस एंड डैमेज फंड हैज 3 decade ओल्ड डिमांड। ये हमारी बहुत सालों से डिमांड चली आ रही है, किसके द्वारा, जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो आपके आइलैंड नेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतना एमिशन किया नहीं। ओके, बट सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा जो लॉस है, अफेक्शन जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है वो किसको हो रहा है, इन्हीं कंट्रीज को हो रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि लॉस एंड डैमेज फंड इज अ कॉर्पस ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजीज दैट विल बी replenished by the developed countries and used by the rest of respond to the
मोर अनअवॉइडेबल इफेक्ट इन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड से हम क्या करेंगे, पैसा जो है आपका वो जनरेट होगा, साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज के अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स हैं, अभी क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी इफेक्ट होने वाले हैं वो आपके अनरिवर्सिबल है और अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसके रिस्पॉन्ड में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगी और मनी का यहाँ पर ट्रांसफर करेंगी, जिससे हम क्या कर सकें, जो भी यहाँ पर अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स आने वाले हैं उससे हम डील कर सकें। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। द अनाउंसमेंट वॉज dearly won at the end of the COP27 talk in Egypt last year। तो यहाँ पर ये जो फंड था इसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर की हम बात करते हैं इजिप्ट में, लेकिन इस पर कोई भी फोकस नहीं किया। कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमने देखा कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर G77 जो ब्लॉक है आपका, जिसमें आपका प्लस चाइना, इसमें आपको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 मीटिंग्स आपकी हुई थी। ट्रांजिशनल कमेटी जो थी फॉलोड बाय द मनी वुड बी डिस्टर्ब। तो यहाँ पर पैसों की बात की गई थी कि मनी को यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस क्रूशियल टॉपिक पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। अब फाइनली यहाँ पर जाकर जो आपका COP28 है, यहाँ पर हमें एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री दिखाई देती है, जिसमें हमने ये जो हमारा एक बहुत ही क्रूशियल इशू था लॉस एंड डैमेज फंड का, इसको हम क्या कर पाए, यहाँ पर सक्सेसफुल कर पाए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू। अब यहाँ पर पूरा यही बताया गया कि टोटल हम कितना यहाँ पर फंड जनरेट कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज अपने यहाँ पर मेनली यहाँ पर ये कहा गया कि जो फंड होगा जनरेट किया जाएगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। तो हमारे पास एक पूरा क्या होगा, रिकॉर्ड भी होगा कि कौन किस कंट्री से यहाँ पे कितना फंड हमने यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्या होगी आपकी बनी होगी। और वर्ल्ड बैंक पे यहाँ पर इस कंडीशंस है, जो भी फंड है उसको मैनेज करने का काम किसका होगा, आपका वर्ल्ड बैंक का होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंडियन स्टेट्स है उनकी कैपेबिलिटीज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडियन स्टेट इज अ पैराडॉक्स ऑफ टू बिग एंड येट टू स्मॉल। आप सभी को पता है कि इंडियन स्टेट्स हमारे कैसे हैं, कुछ स्टेट्स तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ स्टेट्स आपके बहुत छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक अर्बन स्टेट की, अर्बन प्लेस की या अर्बन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको बिजनेस सेट करना है या फिर आपको घर बनाना है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको उसके पीछे कितने सारे जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। सो थिकेस्ट ऑफ लाइसेंस, परमिट, क्लियरेंस, परमिशन कैन मेक लाइफ इम्पॉसिबल। तो एक घर बनाने के लिए, एक अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको परमिशन लेना पड़ता है, आपको क्लियरेंस यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें होती है सिर्फ एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो इवन एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन वन कैन नेवर बी श्योर टू बी ऑन राइट साइड ऑफ द लॉ, कैन बी सर्क्टिवियस रेगुलेशन। एट द सेम टाइम वेब्रिन स्टेट की हम बात करते हैं। सो वेब्रिन स्टेट इन इंडिया इज टू स्मॉल। जो आपका वेब्रिन स्टेट है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इन द G20 ग्रुप द कंट्री हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स पर कैपिटा। द पब्लिक सर्वेंट शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज 5.77%। अब देखिए इंडिया में आपका GDP ग्रोथ इतना अच्छा है, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी अच्छी है, बट अगर हम सिविल सर्वेंट्स का नंबर देखते हैं पर कैपिटा पर, तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर ओनली 5.77% ये फिगर हमारे सामने निकल कर आता है। ये किसके करस्पॉन्ड में, इवन इंडोनेशिया और चाइना से भी यहाँ पर क्या है, कम है। उसके बाद हम देखते हैं just about a third of that in the United Kingdom with approximately 1600 per million. The number of central government personnel in India pales in comparison to 7500 in United States. तो यहाँ पर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पर्सनल्स हैं कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में with approximately 1600 per million the number of central government personnel in India pale comparison to। तो अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में आपको 1600 पर मिलियन क्या मिलते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पर्सनल है वो मिलते हैं, और इंडिया में कितने 7500 ओनली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमने किसकी बात कर ली, सिविल सर्वेंट्स की, कि जो सिविल सर्वेंट्स का नंबर है वो कितना ज़्यादा कम है। उसके साथ साथ आपकी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, पर कैपिटा में आप डॉक्टर्स का नंबर देखेंगे
होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर जो 1000 पेशेंट्स है, उन 1000 पेशेंट में सिर्फ एक डॉक्टर आपको यहाँ पर नजर आता है। कई बार क्या होता है 1 लाख जो पेशेंट्स है उसमें सिर्फ आपको एक डॉक्टर यहाँ पर नजर आता है। तो डॉक्टर्स का नंबर भी यहाँ पर कम है, टीचर्स का नंबर यहाँ पर कम है, जो टाउन प्लानर्स हैं, पुलिस पर्सनल की बात करते हैं, जजेस की हम बात करते हैं, फायर फाइटर्स की हम बात करते हैं, और जो भी आपके इंस्पेक्टर्स हैं फॉर फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटर, तो ये सबसे ज्यादा हमें क्या दिखाई देता है, लोएस्ट दिखाई देता है अमंग द कंट्रीज एज अ सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए इंडिया की हम बात करते हैं और चाइना की बात कर लेते हैं, जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में हमारा जो सिमिलर स्टेज डेवलपमेंट है, अगर हम अदर कंट्रीज से यहाँ पर अपना क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, तो डॉक्टर, टीचर, आपके यहाँ पर जो फायर फाइटर्स है, पुलिस पर्सन है, जजेस यहाँ पर हैं, ओके, तो इन सब का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ना इसमें डिबेट चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो द बिगर रोल ऑफ स्टेट इज इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा जो रोल होता है स्टेट का कि हम क्या करें, जो पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सिक्योरिटी में, लार्जर जो ऑफिशियल डॉम है उसके साथ यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग को अपना इंक्रीज करें, जिससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नई नई पॉलिसीज को लेकर आ सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पॉलिसी तो बहुत सारी बना देते हैं लेकिन उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ट्रू द इंडियन स्टेट इज पीपल थिन एंड प्रोसेस थिक। ये आप स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडियन स्टेट इज अ पीपल थिन बट प्रोसेस थिक। यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। द मेन प्रॉब्लम हाउएवर द प्रिजर्व इंसेंटिव्स क्रिएटेड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड द स्किल गैप अमंग ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर देते हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में उनको तो क्रिएट कर देते हैं, बट जो हमारे साथ ऑफिशियल्स हैं वो स्किल्स में क्या कर जाते हैं, गैप कर पाते हैं। तो हमारे पास जो ऑफिशियल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते हैं कि वो सही से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। सो दीज फैक्टर्स हैव इरोडेड द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्विसेज टू मेक द इम्प्लीमेंट साउंड पॉलिसी। तो ये सबसे बड़ा क्या है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर क्या होती है पॉलिसी मेकिंग का कंसंट्रेशन आपका हो रहा है। हम बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स को लेकर आते हैं, रेगुलेशंस लेकर आते हैं, बट इसका सही से विद इन द डिपार्टमेंट अगर हम देखें इस पावर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम shows that the separating policy making and implementation responsibilities expertise execution and encourages innovation making the programs better suited for local context। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सेम पर्सन क्या कर रहा है, आपका पॉलिसी मेकिंग में भी काम कर रहा है और एग्जीक्यूशन में, इंप्लीमेंटेशन में भी काम कर रहा है। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमें एग्जांपल लेना चाहिए किससे, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, यूनाइटेड किंगडम से, वहां पर क्या होता है पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन को, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेपरेट करके रखा है। इससे क्या होता है कि जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है पॉलिसी मेकिंग में आपका काम कर रहा है, उसका पूरा काम क्या है कि हमें सिर्फ लॉ बनाना है, और जो सेकंड डिपार्टमेंट आ जाता है उसका काम क्या होता है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने क्या किया, सेपरेट किया। इससे क्या होता है आपका इनोवेशन आता है, हम इनोवेशन को इंक्रीज करते हैं। एग्जीक्यूशन यहाँ पर बहुत ही लार्ज लेवल पर होता है, हम नए नए प्रोग्राम्स को जो बेटर वे में क्या करते हैं यहाँ पर लोकल कंटेक्स्ट में जो सूटेड होते हैं उसको हम लेकर आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात की गई। इससे क्या होता है जो डिले होता है उसको भी हम क्या कर पाते हैं, रोक पाते हैं, और हम जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जल्दबाजी तरीके से, मतलब जल्दी कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गई कि टेक्नोक्रेटिक गैप हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो पर्सनल्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी जो आप कह सकते हैं टेक्नोक्रेडिट स्किल्स हैं टू गवर्न द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इससे क्या करते हैं, लैग करते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कैपेबिलिटीज टू डील विद इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट and the other technical matter, the center and the state hire consultancy firm according to media report। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो भी आजकल जो टेक्निकल मैटर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में मैटर आ रहे हैं, तो उनके पास स्किल नहीं है कि उनसे कैसे डील करना है। इसके लिए स्टेट क्या करती है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट जो आपकी होती है वो कंसल्टेंसी फर्म को हायर करती है। फिर यहाँ पे मीडिया की रिपोर्ट ये आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर यहाँ पे पे किया था, जितने भी फॉर द 5 कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए, जिससे वो क्या करवा सके, जो भी आपके क्रूशियल टास्क हैं उनको वो क्या कर सके,
कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 फर्म्स कौन कौन से हैं? प्राइस वाटर हाउस कूपर, डेलोरेट, अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG एंड MC किन्से। तो ये कुछ फर्म्स हैं जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 500 करोड़ रुपीस पे किया था फॉर द कंसल्टेशन, जो भी हमारे क्रूशियल टास्क है उनकी आउटसोर्स करने के लिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारा सबसे बड़ा क्या है, गैप। यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पर रेगुलर जो लैटरल एंट्री नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पर एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक टेक्नोक्रेटिक गैप क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या कर लिया, सिविल सर्वेंट्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पर कर लिया, इनको हमने रिक्रूट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स के बीच में, सीनियर और जो मिड ऑफिसर्स के बीच में ये जो गैप होता है बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं इन नॉन IAS सर्विस, सिर्फ हम IAS सर्विस की बात नहीं करें, हमारे जो IAS सर्विस जैसे कि आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज है, इनका हम बहुत ही फेयर तरीके में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, हाई लेवल ये पोजीशनिंग होती है, इनके पास टैलेंट होता है, एक्सपर्टीज यहाँ पर जो भी रिक्वायर है, हम अलग अलग लेवल की जो एक्सपर्टीज है, उनका जो टैलेंट है, उसको हम जो वेरियस हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है अंडर द मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो प्रोग्राम है तो इसके अंदर हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी हमारे ये कंसल्टेंसी फर्म को हम ये जो फंड प्रोवाइड करें, इन बेस इसको हटाकर हम इस चीज पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं RBI की बात करते हैं। तो RBI जस्ट हैज 800 प्रोफेशनल्स। अब आप देख सकते हैं काउंटर पार्ट में कि USA में यहाँ पर 4500 एक्सपर्ट्स हैं गवर्न करने के लिए, जितने भी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, US की जितनी भी स्क्रूटी जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, एक्सचेंज कमीशन होते हैं, वहां पे 4500 ऑफिशियल्स हैं, और इंडिया में कितने हैं, 800। तो आप ये मतलब डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉब्लम जो है हमारी ऑडिट में आती है, जो हमारी कंट्रोल कैग आपका आ जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। It encourages the finance and the administrative division in government to focus on compliances with the ruler rather than policy objective। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि जो आपका फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमारे गवर्नमेंट में होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो आपके रूल्स हैं और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बीच में जो कंप्लायंस है उसको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमारी जो अदर एजेंसीज हैं, उनकी जो ओवरसाइट टेंडेंसी है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंडसाइट इंफॉर्मेशन विदाउट अप्रिशिएटिंग द कंटेक्स्ट हैज मेट। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारी बात की गई है। अब नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो ज़्यादातर काम, पब्लिक सेक्टर जो आपका होता है उसमें काम क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो आपका पब्लिक सेक्टर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें इफिशियंसी हमें इसलिए देखने को नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव स्कीम्स प्रोवाइड करती है। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जो इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं, लाइक बोनस दिया जाता है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी जाती हैं। इससे क्या होता है, जो वर्कर्स होता है उनका मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ता है और वो अच्छे से काम करते हैं। लेकिन हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं, अगर हम इसको जो आपका बोनस है, इंसेंटिव स्कीम्स भी देते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो जॉब है, सोशल सिक्योरिटी, उन्हें यहाँ पर पता है पब्लिक सेक्टर में उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी ही, और साथ साथ उनकी सैलरी पर भी कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर जो पेंशन स्कीम होती है आपकी, तो ये सारी चीजें उन्हें दी जाएंगी, बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। इसलिए पब्लिक सेक्टर आपका ज्यादा अच्छे से काम करता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर आपका ज्यादा अच्छे से काम करता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसे इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये हमें इस पर फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, PM मीट्स इजरायली प्रेसिडेंट, कॉल्स फॉर ड्यूरेबल रेजोल्यूशन फॉर पैलेस्टीन इशू। अब जो आपकी COP28 यहाँ पर जो क्लाइमेट समिट दुबई में चल रही है, इसी के साइड लाइन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो मुलाकात है, मीटिंग हुई है किसके साथ, इजरायली प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर हुई है। अब उन्होंने यहाँ पे कंडोलेंस अपना जो
जो सिंपैथी यहाँ पे शो की किसके साथ, कि जो 7 अक्टूबर के इजराइल में यहाँ पर जो अटैक हुआ है, तो यहाँ पर कंडोलेंस दिया। और उसके साथ साथ ये कहा कि अब हमें किस पर फोकस करना चाहिए, यहाँ पर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है इस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर साथ साथ ये जो हमारे सिविलियंस हैं उनको ये जो नुकसान हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि उन पर कोई भी यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन है वो अफेक्ट ना हो। उसके साथ साथ ये कहा है जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है तो इंडिया इंश्योर करेगा कि उनको रेगुलर बेसिस पर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज यहाँ पर मिलती रहे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स यहाँ पर मिलते रहे। ऑल्दो इजराइल के साथ यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर इजराइल में जो हुआ है जिसमें मतलब कि 7 अक्टूबर में जो टेरर अटैक हुआ है, तो उन्होंने अपना जो एक्सप्रेस है कंडोलेंस एक्सप्रेस यहाँ पर किया है, जो भी लाइव होस्ट किए हैं। अब मेनली फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करें, क्योंकि ये क्या है, एक ड्यूरेबल रिजोल्यूशन है, जिससे कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है उसको हम क्या कर सकते हैं, ना डिप्लोमेटिक वे में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज UAE अनाउंसेस $30 बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यहाँ पर समिट UAE में चल रही है, तो UAE ने क्या अनाउंस किया है कि इट विल क्या करेगा, यहाँ पर $30 बिलियन का जो फंड है यहाँ पर देगा, जिससे कि क्लाइमेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट किया जाए। क्लाइमेट चेंज में जो भी यहाँ पर चीज़ें आनी है, हमें यहाँ पर किसकी तरफ बढ़ना है, एक क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ पर UAE ने क्या किया है, आपका 30 बिलियन कमिटमेंट किया है कि $30 बिलियन का वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा इसका नाम क्या है, एल्ट्रा, ALTERA, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये मेनली क्लाइमेट पर फोकस करेगा कि हम जो भी प्राइवेट कैपिटल्स हैं उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात की जाएगी। हम क्या क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं जिससे कि जो प्राइवेट कैपिटल्स है वो अट्रैक्ट कर सके। हम यहाँ पे जो मल्टीपल इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के उस पर हमें फोकस करना होगा। हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, जो हमारा ये क्लाइमेट फाइनेंशियल अवेलेबल है हमारे साथ, उसको हम कैसे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल यहाँ पर बना सकते हैं। सो यहाँ पर मेनली हम देखें एल्ट्रेरा की मेनली 4 वर्टिकल कीज हैं। क्या, एनर्जी ट्रांजिशन, मेनली किस पर फोकस करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन पर, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो ये 4 मेनली पॉइंट्स हैं जिस पर पिलर्स हैं जिस पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी इन्वेस्टमेंट की जा रही है यूएई के द्वारा। अब इंडिया भी क्या करना चाहता है, यहाँ पर देखेंगे इंडिया टू गेट अ शेयर ऑफ इनिशियल टेक के फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6 गीगावाट ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी कैपेसिटी। तो इसमें से हम देखते हैं कि इंडिया को कितना शेयर मिलेगा, 6 गीगावाट का, मतलब जो इनिशियल शेयर है कि 6 गीगावाट की जो एनर्जी है, क्लीन एनर्जी जो कैपेसिटी उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर उनको भी फंड मिलेगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर न्यूज़ और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन ये था, विथ रेफरेंस टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो स्टैब्लिश होता है वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द बोर्ड विल हैव क्वाजी जुडिशियल पावर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड विल बी अपॉइंटेड पार्शली बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज all the members of the board will be अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही हमने पढ़ा था और यही सबसे बड़ा इशू था इस जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, यही पॉइंट था जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो इसमें आपके सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ओनली 2। ओके, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि राज्यसभा में अगर हम देखते हैं मिली पास हुआ था डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड ड्रो अ कर्टेन्स ऑन जर्नी दैट बिगन रफली अ डिकेड अगो। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें द एक्ट डिक्लेयर्स द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट और टू एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू एनी ऑफ दीज एंड द प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्सनल डेटा दैट सच इंस्ट्रूमेंटलिटी में फर्निश टू इट। तो ये इस बोर्ड का काम है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह दिलौर आर द रिमेंबर्ड अस। अब इन्हें हम क्यों याद करते हैं, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों हम करते हैं इनको याद। सो
मेजर जनरल शाह नवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह एंड कर्नल प्रेम कुमार सैगल वर थ्री ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल INA एंड ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ नेताजी। तो ये किस में है, आप देखिए वहां पर उनके नाम के आगे उनकी जो पोस्ट थी वो लग गई है, टाइटल लग गया है। तो ये क्या थे, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, दे वर द ऑफिशियल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो आई होप अब आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ यहाँ पर थे, और ये कौन थे, हमारे जो इंडियन नेशनल आर्मी के यहाँ पे ऑफिसर्स थे। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।